तो चूँकि आम किसान नहीं कर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, फैसले से मैं खिलाफ हूँ। और जो पार्लियामेंट ने ठीक इनेक्ट किया है वो सही किया है। उससे बड़ा तज्जुब हुआ कि बोले कि हिंदुस्तान में किसान तो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, खुदकुशी करता है, और यहाँ किसान कहते हैं अमीर लोग होते हैं। एयरक्राफ्ट, फाइटर, ट्रांसपोर्ट, रडार, सर्विलेंस रडार, मिसाइल सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, ट्रोपो कम्युनिकेशन, जय किसान में चल रहा हूँ, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। यानी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी 149 किलो का कट्ठा गिर सकता है। मैंने ज़िंदगी में सुना नहीं था कि स्वागत है द आवाज़ टाइम्स में। मैं हूं कामरान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक फार्म हाउस में और मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इस देश को अपने ज़िंदगी का लगभग 28 से 29 साल उन्होंने एयर फोर्स में दिया है। तो आइए हम उनसे मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे अहम सवालात हैं जो हम रखेंगे और एक यकीनी बात है कि इंसान जब कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी के पीछे एक मुकम्मल एक उनकी जो कुर्बानियाँ होती है और उनकी जो मेहनत मुशक्क़त होती है वो पूरी छुपी होती है। और एक फ़नकार अपने फ़नकारी का मुज़ाहरा और परचम उस वक्त लहराता है जब उस फ़न को हासिल करने के लिए वो मुद्दतों रियाज़त करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक मकाम हासिल होता है, एक रुतबा मिलता है, एक ओहदा मिलता है। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिनका नाम है कैप्टन MZ रहमान साहब और वो अभी लगभग 8 एकड़ का आसपास का ये फार्म हाउस है, इनमें वो रहते हैं इन दिनों रिटायरमेंट के बाद। आइए हम उनसे बात करेंगे इन दिनों क्या मशगूलियात है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ कैसे किया। तो आइए हम उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए कि आप यहाँ इस बेयाबान सुनसान जगह में आप आए, हमसे मिले और कुछ जानने की कोशिश की आपने। बताएं क्या आपको बताएं। आगे हम बात करने से पहले सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आपने कब इसमें ज्वाइन किया और कब आपका रिटायरमेंट हुआ। वैसे तो वालिद साहब हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, इसलिए बचपन से जहाँ जहाँ वो जाते रहे उनकी पोस्टिंग होती रही, उन जगहों पे मैं स्कूलिंग करता रहा। आखिर में मैट्रिक मैंने हाजीपुर से किया, टाउन हाई स्कूल से, और इंटरमीडिएट के वक्त में वालिद साहब की पोस्टिंग दरभंगा में थी। CM साइंस कॉलेज से ISC मैंने किया था। उन ज़मानों में 10+2 सिस्टम नहीं था, वो 79 में किया मैंने, 77-79 बैच था। उसके बाद 80 बैच में फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए, उस ज़माने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते थे पूरे बिहार का, तो मैंने क्वालिफ़ाई किया और 80 बैच में मेरा एडमिशन MIT मुज़फ़्फ़रपुर में हुआ और वहाँ से 86 में मेरी पासिंग आउट हुई। 86 में पासिंग आउट हुई। 1985 में हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर SD चौबे, वो USA से आए थे और USA में उस ज़माने में जो सबसे मायनाज़ इंस्टीट्यूशन था MIT मैसाचुसेट्स, वहाँ वो लेक्चरर थे और उनके इकलौती औलाद थे वो। उनके वालिद वालिदैन उनको मुज़फ़्फ़रपुर ले आए कि अमेरिका छोड़ दो, काफ़ी ज़मीन जायदाद थी उनके पास, तो वो यहाँ थे। अब वो हमारे मेंटोर थे। मेंटोर कहते हैं ऐसा आदमी जो किसी स्टूडेंट के करियर को शेप देता है। तो इन्होंने 1984-85 में एक क्लासेस चलाया, जब हम लोग 3rd ईयर प्री फाइनल ईयर में थे, तो क्लासेस चलाया कि भाई आप लोग मिलिट्री सर्विसेज में जाओ, अच्छी जॉब में जाओ, उसकी तैयारी करो। तो उन्होंने कहा, बुलाया मुझे और उन्होंने कहा कि भाई ये आर्म सर्विसेज जो होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें से किसी जॉब में ज्वाइन करो और आप उसकी तैयारी करो। तो एक प्रोग्राम होता था, वो प्रोग्राम अभी भी है, उसकी शक्ल बदल गई है। उसका होता था, वो प्रोग्राम था प्री यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, उसका नाम था। उसमें जब लोग सेमीफाइनल यानी कि 3rd ईयर में 4 ईयर कोर्स डिग्री का होता है इंजीनियरिंग का, जब 3rd ईयर ही कोर्स होता था प्री फाइनल में, उस वक्त ऐसे इंजीनियर्स को बुलाया जाता था और उनका इम्तहानात लिए जाते थे, कंपटीशन था, फिज़िकल फिटनेस का टेस्ट था, वो सारे होते थे। तो 3rd ईयर में फाइनल ईयर को छोड़ के उससे 1 साल पहले ही उसका वक्त होता है और उसमें गवर्नमेंट ने रखा था। तो उन्होंने उसके लिए हमें डॉक्टर SD चौबे ने, हम लोगों से कहा कि आप इसमें अपीयर हों, जबकि हम लोग की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी उसमें अपीयर होने की, लेकिन उनके इसरार, उनकी ज़िद और उनकी शफ़क़त की वजह से हम लोग हुए कि तैयार हुए कि अपीयर हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। मेरे साथ में मेरे 3-4 साथी थे और मेरे जहन में था कि आर्म फोर्सेस में जाने के लिए अच्छी बिल्ड का आदमी चाहिए, 6-6.5 फीट का चाहिए, चौड़ा सीना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग चाहिए, बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी के मद्देनज़र में हम लोग नापते थे उस ज़माने, पढ़ने के ज़माने में, कि चेस्ट का एक्सपेंशन, ब्रीथ लेने के बाद कितना होगा, जाने कितना होगा। तो मुझे लग रहा था कि इसमें हो नहीं पाएगा, मैं बहुत दुबला पतला था उस वक्त।
और बाकी जो मेरे साथी थे वो हट्टे कट्टे तगड़े थे। तो मैंने इरादा तर्क कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। उसमें बढ़िया शू लेके जाना था, हाफ शॉर्ट्स लेके जाना था, कुछ ज़रूरियात की चीज़ थी, वाइट टी शर्ट था, वो सब उस वक्त था नहीं मेरे पास। तो मुझे ये लगा कि नहीं ये मिलिट्री में जा सकता मैं, ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें जिसकी बॉडी बिल्डिंग नहीं है वो आदमी नहीं जा सकता इसके अंदर। ये मैंने जहन बना लिया। जाड़े का ज़माना था, लेकिन फॉर्म चूँकि प्रोफेसर साहब ने भरवा दिया था हम लोगों से, वो कॉलेज में ही फिलअप करवा दिया उन्होंने बैठ के सबका फिलअप करा के जमा करवा दिया किसी एक स्टूडेंट को भेज के पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस का ज़माना था, वो ऑनलाइन होता नहीं था, तो वहाँ सबका डलवा दिया डॉक्टर SD चौबे साहब ने। अब वहाँ जाने के बाद उसकी डेट आ गई, जाड़े का दिन था, सेंटर पड़ा, उसको बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB, वाराणसी में था, जो बनारस जिसे कहते हैं। मैं सोया हुआ था कंबल ओढ़ के। मेरे 2 साथी 3, प्रगति कुमार, वो अभी दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसर एमिरेटस हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और एक साथी मेरा था प्रकृति कांत शरण, वो चीफ जनरल मैनेजर हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, कोरबा में अभी पोस्टेड है, और एक और साथी मेरा था। ये लोग, मैं रज़ाई ओढ़ के सो रहा था अपने बिस्तर पे, और इनसे मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा। इन लोगों ने बड़ा इसरार किया। आबिद हुसैन था, राशिद थे, इन्होंने कहा कि भाई बनारस तुमने नहीं घूमा है, तुम घूम लेना तो इम्तहान मत देना, लेकिन तुम चलो। फिर भी मैं मुसिर था। इन लोगों ने मेरे पीछे में मेरे लिए जूते, मेरा टी शर्ट, मेरा पैंट, ये सब इंतज़ाम करके छुपा के रखा, और स्टूडेंट में ही उन लोगों ने टिकट भी मेरा कटवा दिया। मैंने टिकट नहीं कटवाया था ट्रेन का, इन्होंने टिकट कटवा के रखा हुआ था। और मैं सोए हुए हालत में, सुबह में ट्रेन थी मुजफ्फरपुर से कोई, सोई हुई हालत में ये प्रगति कुमार, प्रकृति कांत शरण और राशिद, ये लोग आए, और आने के बाद मुझे बिस्तर से, रज़ाई से पकड़ के उठाया, और जिस ड्रेस में पहना हुआ था ज़बरदस्ती पैंट पहनवाया मुझे। मेरे जो 1-2 कपड़े मफलर थे, शायद उसकी फ़ोटो भी कहीं पड़ी हुई होगी, उसी हालत में ज़बरदस्ती उठा के जुबली हॉस्टल में हम लोग रहा करते थे। MIT का एक हॉस्टल है जुबली हॉस्टल, उसके बाहर रिक्शा लगाया और वहाँ पे ज़बरदस्ती रिक्शा बैठा दिया। मैं आधी नींद में ही था, और वहाँ से मजूर स्टेशन आ गए, और वहाँ उतरने के बाद फिर सफ़र शुरू हुआ। ट्रेन से गए हम लोग, वाराणसी उतरे, वहाँ फ़ौज की गाड़ी आई, हम लोग गए। पहला टेस्ट होता था पहले, उसको बोलते थे EKT, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें मैं अपीयर हो गया, मैं उसमें पास कर गया, और जो लोग नहीं पास किए उन सबको वापस भेज दिया गया घर। खैर ये लोग मेरे साथी दोनों थे, ये दोनों निकाल लिए थे, इनका हो गया था। और बड़ी कसीर तादाद थी, 90% स्टूडेंट को बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। 10% में हम लोग थे उस वक्त जितने लोग गए थे। उसके बाद फिर 5 दिन का 4 दिन का इंडिविजुअल टास्क होता है, काफ़ी मुश्किल काम भी होता है। चूँकि मैं बचपन में पेड़ से पे चढ़ा था काफ़ी, और पेड़ से गिरा भी, मेरी हेड इंजरी वगैरह भी हुई थी, तो पेड़ पर चढ़ने की मेरी आदत थी। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज थे ऐसे, 3 मिनट के अंदर में 10 काम करना था, जिसमें पेड़ पे भी चढ़ना था, रस्से पे चढ़ना था। शहर के लोग उसमें थोड़ा परेशान हो रहे थे, और हाइट मेरी ज़्यादा नहीं थी, 5 फीट 5.5 इंच है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जो हाई जंप था उसको मैंने देखा कि उसमें जाऊँगा, टकरा जाऊँगा, गिर जाऊँगा, लेकिन वो 1 ही 2 नंबर का था, वो उसको मैंने नंबर पढ़ लिया, उसको छोड़ दिया मैंने। बाकी तमाम टास्क 3 मिनट से कम वक्त में मैंने कर लिया, बल्कि रिपीट मोड में मैं आ गया, जो कि बाकी लोग कर नहीं पाए। और उस टास्क में जो फिटनेस टास्क था, उसमें उस टास्क का मैं टॉपर था, सबसे ज़्यादा नंबर मुझे आया। तो लोग कहते थे कि तुम सोते रहते हो, जाते नहीं रहते हो, लेकिन तुमने सब कैसे कर लिया। आखिर इम्तहान होता रहा, बहुत सारा प्रोसेस उसमें होता है सब। उसमें मेरा एक साथी आबिद हुसैन था, उसको बहुत शौक़ था, वो अभी रिटायर शायद किया होगा, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। तो वो एक गलत टास्क में ऊपर से जंप लगाया, उसका हाथ ही टूट गया वहाँ। तो इस तरह से हम लोग का हुआ, इंटरव्यू हुआ मेरा, और इंटरव्यू जो हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प है। इंटरव्यू 15 मिनट का होता था, मेरा इंटरव्यू 2 घंटे का हुआ करीब। तमाम स्टूडेंट परेशान थे कि अंदर क्या कर रहा है ये। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ, मज़े की बात यह है, वो इंटरव्यू उर्दू ज़बान और दीनी इल्म की वजह से वो इंटरव्यू अल्लाह ने कामयाब करवा दिया मुझे। चूँकि उस ज़माने में सन 85 में शाहबानो केस हुआ था, जो कि मुसलमानों में कानून है कि एक बार तलाक देने के बाद जो मेहर की रकम है वो अदा की जाएगी, लेकिन उसका पूरी ज़िंदगी का खर्च शौहर नहीं उठाएगा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था कि देना पड़ेगा खर्च शाहबानो केस के शौहर को। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, पार्लियामेंट से उस एक्ट को वापस लिया गया कि नहीं दिया जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ को बका रखा जाएगा। उसी ज़माने में सार्क हो रहा था, जनरल ज़ियाउल हक जो है वो प्रेसिडेंट थे, तो वो समिट चल रही थी। तो इनको मैं पढ़ा हुआ था, थोड़ा मैगज़ीन वगैरह पढ़ता था, मैं मुताला करता था, कभी अखबार भी पढ़ता था, तो इनसे वो डिटेल में पढ़ता था मैं। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ मेरा। इंटरव्यू में उन्होंने पहला सवाल किया कि शाहबानो केस के आप फेवर में हैं या ख़िलाफ़ में हैं, जो संविधान से, पार्लियामेंट से पास हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट का फैसले से आप
खुश हो या नाराज़ हो या उसके फेवर में। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं ख़िलाफ़ हूँ और जो पार्लियामेंट ने ठीक इनेक्ट किया वो सही किया है। अब सारे लोग चौंक गए कि भैया पढ़ा लिखा आदमी है और वो ऐसी बातें कर रहा है। फिर उसको इस्लाम के हुकूक, शौहर के हुकूक, बीवी के हुकूक, क्या हिस्सा होता है एक बाप के ज़मीन जायदाद पैसे में, माँ के जायदाद पैसे में, मैंने पढ़ा हुआ था। मैंने कंप्लीट डिटेल उनको पूरी इस्लामियात पढ़ाई है 45 मिनट करीब। तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुना मुझे कि क्यों ऐसा कुदरत का कानून है जिसकी बात ये की जा रही है। तो उसके बाद फिर उर्दू अदब पे हुआ, हॉबी पे हुआ। उर्दू अदब से अल्लामा इकबाल के 2-3 शेर मैंने पढ़ दिए। मैंने देखा कि मराठी है, कोई साउथ इंडियन है, गुरु कैप्टन राजू थे और कमल देश पांडे थे, इसमें कोई पंजाबी ये लोग नहीं जो उर्दू जानते हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मैंने एक शेर पढ़ दिया, हो गया बताइए। तो मैंने एक शेर पढ़ा था, इसी कौकब की ताबानी से है तेरा जहां रोशन, ज़वाले आदमे खाकी ज़िया तेरा है या मेरा। तो ये तो जो अभी के स्टूडेंट हैं, अभी क्या उस ज़माने में जो उर्दू से MA कर रहे थे उनके समझ में नहीं आती थी ये शेर अशार। तो बाकी ये शेर नहीं समझते थे वो, तो अभी लोग क्या समझेंगे उस शेर को। फिर इस शेर का इंग्लिश में मैंने तर्जमा करके उनको बताया। गरचे अंग्रेज़ी में काफ़ी गलतियाँ मुझसे हुई, मुझे बाद में याद आया, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत किया मैंने, चूँकि MIT बिहार से पढ़ के मैं गया था और लैंग्वेज जो है वो ऐसी होती नहीं थी। लेकिन अपनी बात को फ्री होके, चूँकि मुझे यकीन था कि मेरा नहीं होगा, मुझे यकीन था कि मेरा नहीं होगा। लोग बड़े बड़े सर्टिफिकेट, टेनिस चैम्पियन, फुटबॉल चैम्पियन, एथलेटिक चैम्पियन, मेरे पास मैंने कहा कोई सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं, मैं खेलता ही नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे ये पूरा यकीन था कि मेरा नहीं होगा। चलो तो ऐसा है कि इस्लाम ही इनको समझा दो। तो मैंने 2 घंटे इस्लामी समझाया उन्हें और कुछ उर्दू अदब बताई मैंने उन्हें। और आखिर में जब रिज़ल्ट आया, अनाउंस हुआ, तो हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया। इन लोगों ने पूरे गोद में उठा के, प्रकृति ने, इन सब लोगों ने पूरा मुझे घुमाया। और डॉक्टर चौबे का पूरा क्लास भी अटेंड मैंने नहीं किया था, इन लोगों ने पूरे अटेंड क्लास किए हुए थे। उनमें से किसी का नहीं हुआ, सब रिजेक्ट हो गए। प्रगति का नहीं हुआ, प्रकृति कांत का, शरण का नहीं हुआ, मस्टा का नहीं हुआ, आबिद का नहीं हुआ, राशिद, जो सब गए थे हमारे साथ मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के, MIT के, वो सब छट गए वहाँ से। उसमें से किसी का हुआ नहीं उस वक्त, जो हमें ले गए थे ग्रुप, और 2-3 लड़कों का हुआ था उसमें। तो उन सब ने गालियाँ मुझे बहुत दी मोहब्बत में, कि साले बोलते थे कि चलो चलो बनारस घूम लेगा, तुम पास कर गया देखो हम लोग। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरी कामयाबी से वो खुशी जो प्रकृति को हुई, शायद वो खुद कामयाब होता तो उसे वो खुशी नहीं होती, चूँकि उसने ज़बरदस्ती मुझे लेके आया। और मुझे बिल्कुल 1% यकीन नहीं था कि मेरा एयरफोर्स में होगा, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी। तो ये होता है कि अल्लाह ताला कुदरत में क्या किसको लिखता है, तो वो हुआ। उसके बाद बेंगलोर में फिर ट्रेनिंग हुई हमारी, फिर मुख्तलिफ़ जगह ट्रेनिंग होती, करीब 7-8 साल तो ट्रेनिंग ही चलती रही, फ़ौज में चलती है। और एयरक्राफ्ट, फाइटर, ट्रांसपोर्ट, रडार, सर्विलेंस रडार, मिसाइल सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, ट्रोपो कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारे तबकों में काम किया। मैं फ़्लाइट कमांडर रहा, मिसाइल टेस्टिंग का मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर हूँ और कमांडिंग ऑफिसर रहा ट्रोपो यूनिट का, कम वक्फे के लिए स्टेशन कमांडर भी रहा। ये सब होते हुए, ज़िंदगी गुजारते हुए एयरफोर्स में एक अच्छी ज़िंदगी, बहुत शाहाना ज़िंदगी। हम अपने मुल्क और अपनी फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन कैरियर से और बड़ा फ़ख्र के अंदाज़ में, मुझे ये भी होता है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था कि जय जवान जय किसान। तो जय जवान तो मेरा हो गया और रिटायरमेंट के बाद हमने वहाँ से फिर जय किसान पे मैं चल पड़ा हूँ। ये कामरान साहब अभी जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल जय जवान का दौर तो ये हमसे नहीं मिल सकते थे, ये बच्चे थे, छोटे थे, अजीज़ थे, ये बहुत छोटे थे, तो अब इनकी उम्र हुई है। तो अब मैं जय किसान में चल रहा हूँ, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक नया वेंचर ट्राई किया जाए। वैसे कई मल्टीनेशनल कंपनी मुझे जॉब मिल जाती मुझे, तो मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट जॉब कर लिया, प्रेस्टिजियस पोस्ट पे रहा मैं। इन सब करने के बाद अब मैं मल्टीनेशनल में या कंपनी में मैं नहीं जाऊंगा। हमने कहा कि अब फिटनेस और हेल्थ का ख्याल रखा जाए और ज़रा सा एक एग्रीकल्चर जो हमारा इलाका पड़ता है बाजपट्टी का, मेरा जो आबाई वतन है वो हसनपुर बरहरवा, जो कि बाजपट्टी ब्लॉक और थाना के अंडर में पड़ता है, ज़िला सीतामढ़ी है, बिहार, वहाँ पड़ता है। वहाँ खेती में लोग बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते, सब खेत हमारी बटाई है, ये लोग फसल बिल्कुल नहीं देते, काफ़ी ढंग से लोग नहीं करते खेत को। और जो अच्छे लोग गांव में भी रहते हैं वो भी खेती नहीं करते हैं, क्योंकि खेती करने में टेक्निक जो है, मौसम की मार, बारिश, बरसात, बीज का सिलेक्शन, उसमें नए मॉडर्न टेक्निक से दवा वगैरह डालना, ये सारी चीज़ें जो है लोग नहीं कर पाते हैं, उसमें पैसे का खर्च, उसमें
थोड़ा लगाना पड़ा, लेकिन लगाने के बाद मैं ये तजुर्बा कर रहा हूँ पिछले मई से। ये जगह जहाँ से मैं अभी बोल रहा हूँ, ये जगह बिष्णुपुर रतवारा गाँव है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी बारिश की होती है तो इस ज़मीन से ड्रेन आउट कर जाती है, निकल जाती है। तो इस जगह का मैंने इंतखाब किया कि यहाँ पे फार्म हाउस किया जा सकता है। तो एक फसल धान की हुई, काफ़ी बेहतरीन धान हुआ, कभी ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं था। लोग भी तअज्जुब किया, पहली खेती थी हमारी। मैंने साइंटिस्ट से और कृषि विज्ञान केंद्र रसलपुर है, उनसे मशवरा किया। फिर एक हमारे बड़े करीबी हैं रमेश जी बीज भंडार, कुशवाहा बीज भंडार पुपरी, उनसे मैं सलाह लेता रहा और बहुत अच्छा हुआ। कंपनी में मेरे धान की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो बीज में चली गई और बाकी धान जो था वो पैक्स में चला गया। तो इन तमाम लोगों के, और यहाँ धान भी जो किया मैंने, तो भासेपुर के एक रितेश जी हैं, इन्होंने कहा था कि सर इस खेत को, बारिश हो रही थी बेतहाशा, उन्होंने कहा कि खेत को छोड़ेंगे नहीं, इसमें आप धान कर लेंगे। तो उनके मशवरे से धान किया। उसके बाद इरादा प्लांटेशन का है। तो फिर हमने कहा कि अब क्या करें। तो एक और जनाब पहुँच गए, राम शिरीष जी, जो रतवारा गाँव के हैं, खतबे टोला के। इन्होंने कहा कि इसमें गेहूँ कर दीजिए, गेहूँ अच्छा होगा। तो मैंने गेहूँ कर दिया। अभी आपके सामने ये गेहूँ लगा हुआ है, थोड़ा मकई है, थोड़ा मटर है, सरसों है, और सब अर्ली वैरायटी का है। ये अर्ली वैरायटी का गेहूँ है अभी आपके सामने। बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। मैं चाहूँगा कि उसको भी आपको इन्हीं के साथ दिखाऊं। तो आइए हम चलते हैं अब इसकी तरफ। और आपको मैं बता दूं कि अभी जहां हमारे गांव और आसपास के इलाके में देखते हैं, जहां गेहूं अभी एक बालिश के बराबर है, बिल्कुल एक कहा जाए तो 10 इंच के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपको दिखा दूँ तो यहाँ फूट चुका है। अब मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ही ये तैयार हो जाएगा। तो इस बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल किया गया है। आइए हम उनसे भी बात करेंगे। और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर यहाँ पर जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, नीलगाय वगैरह और इस टाइप के कई जानवर जो खेत को नुकसान पहुँचाता है। तो लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये इस्तेमाल किया गया है कि चारों तरफ इसके बाउंड्री कर दिया गया है और उसके साइड में गड़ा खोद दिया गया है, जिस पर जानवर ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है। और उससे पहले नेट से घेर दिया गया है। तो मैं आपको दिखाऊँगा। और ये देखिए यहाँ सब्ज़ी वगैरह भी है। तो लगभग 8 एकड़ के आसपास यहाँ पर किया गया है। 6.5 या 7 एकड़ अभी कब्जे में, बाकी ज़मीन गड्ढे खोदने में और इस वगैरह में है। तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया, मतलब कि और जगह हम अपने गांव में देख रहे हैं तो बिल्कुल छोटा छोटा यहाँ फूट चुका है। हाँ, इसके साथ का असल में क्या है कि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इसमें इस गेहूं के साथ में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल किया गया है, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, इसमें ऑर्गेनिक DAP है, इसमें विम 95 है, इसमें जाइम है। ये सब पौधों को बड़ा करते हैं और इसकी उपज को बढ़ाते हैं और उसकी हरियाली को मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए सब चीज़ों का है। इसमें महंगा पैसे लगते हैं, जैसे कि आपको विम 95 का वो 1800 से 2000 रुपये का 1 लीटर आता है, 1 kg का आता है। तो उसका भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो चूँकि आम किसान नहीं कर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता इसको, और चूँकि इसको करने के बाद आपकी फसल दोगुनी तिगुनी तक हो सकती है। जैसे अभी धान की खेती हुई थी, तो गांव में 1 कट्ठे में कितना हुआ और यहाँ पर कितना हुआ? ऐसा है कि एक खेत था जो पुराने ज़माने में जब होता था गांव में, तो 40 kg अगर इकट्ठा हो गया तो हम लोग अपने वालिद के ज़माने में बड़े खुश हुआ करते थे। उस एक खेत में उसको मैंने एज ए टेस्टिंग के लिए लिया था हसनपुर बरहरवा में, ये रतवारा में खड़ा हूँ मैं। उसमें 1 कट्ठे में 149 किलो पर कट्ठा के हिसाब से धान गिरा। यानी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी 149 किलो का कट्ठा गिर सकता है। मैंने ज़िंदगी में सुना नहीं था कि मेरे गांव में होगा। और यहाँ पे जो धान था, ये चूँकि बासमती धान था, ये बारीक धान था। ये करीब 80 किलो से लेके 107 किलो तक हुआ। ये जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, ये खेत आप देख रहे हैं, इसमें 107 किलो का कट्ठा गिरा था इस खेत में बासमती धान। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे ये देखकर बहुत तज्जुब हो रहा था, क्योंकि जहाँ घर पे गांव के आसपास में इतना छोटा छोटा पौधा है सिर्फ, और यहाँ पर फूट चुका है और लगभग 1 महीने में तैयार भी हो जाएगा। 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 1 महीने में तैयार। और मैं आपको जो बता रहा था, जानवरों के लिए एक बहुत अच्छा यह टेक्निक अपनाया गया है। यहाँ पर जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो नेट है, नेट के बाद ये गड़ा खोद दिया गया है और इस पर हत्ता, और यहाँ पर ये देखिए इस पर राहर वगैरह भी हुआ है। जहाँ अभी फूल और वहाँ पर दाने अभी निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक कट चुका है, क्योंकि यहाँ पर तैयार हो चुका था। मोहगनी का पेड़ भी है इसमें, मोहगनी वगैरह का पेड़ चारों तरफ लगाया गया है और किरैया वगैरह इसके अंदर कर दिया। तो एक मतलब कि आपको रिटायरमेंट के बाद ये एक मतलब इन दिनों यही काम चल रहा है, फार्म हाउस पे आना, नेचुरल चीज़ों के साथ रहना। हिंदुस्तान अखबार में लेता हूँ हिंदी का, उसमें एक इंजीनियर था करीब 28-30 साल का, जो सीतामढ़ी ज़िला रीगा के रहने वाले हैं। वो उन्होंने खेती शुरू की है 4-5 साल पहले।
तो वो जब जॉब कर रहे थे, बाहर के असाइनमेंट में थे, तो उनको इजरायली फ्रेंड मिले और उसने कहा कि हमारे यहाँ सबसे खुशहाल इजरायली लोग होते हैं जो को टेक्निक के साथ खेती करते हैं। तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बोले कि हिंदुस्तान में किसान तो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, खुदकुशी करता है, और यहाँ किसान कहते हैं अमीर लोग होते हैं। तो उसने उसी बात को यकीन करते हुए इजरायली आदमी के उससे उसे कुछ सीख हासिल की और उसने अपने इलाके में करीब 12 या 14 एकड़ में किया हुआ है। उसके पास 35 एकड़ ज़मीन है। फिर खुशीनगर यूपी में भी उसने ज़मीन लिया और काफ़ी अच्छी आमदनी के साथ कर रहा है और काफ़ी लोगों को रोज़गार दे रहा है। असल में वो करीब उसको 1.5-2 करोड़ रुपए का उसमें 10-15-20 लोगों का रोज़गार है। तो उस आर्टिकल को मैंने पढ़ा और उस पढ़ने का असर ये मुझ पर हुआ, जैसे डॉक्टर एस डी चौबे ने ज़बरदस्ती हम लोग के जहन में डाला कि एयरफोर्स में जाओ, ऐसे ही उसके अखबार को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये काम करना चाहिए। उसमें फ़िटनेस भी रहेगी, सेहत भी रहेगा, हरियाली भी होगी। सरसों का खेत भी आगे पीछे लगा हुआ है, आप देखेंगे। सरसों हमारा कट के घर में भी चला जा चुका है, कुछ निकाल चुका हूँ। अभी सरसों में फूल ही लग रहे हैं लोगों के। तो खेती को मैं तजुर्बा के तौर से, चूँकि मैं नया हूँ, चूँकि हमारा काम तो मिलिट्री वॉरफेयर का काम था, ये नया हूँ, लेकिन मैं जो जानकार लोग हैं उनसे मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, उनसे मदद लेता हूँ, मशवरा लेता हूँ और उनकी बातों को मान के जैसे वो कहते हैं वैसे मैं करता हूँ और रिज़ल्ट अच्छा होता जा रहा है। आपको नीचे ये दिखाएंगे, इसमें करिया कर दिया था, एक आदमी ने मशवरा दिया कर दीजिए इस गड्ढे में। बारिश इतनी तेज़ हुई है कि डूब गया, लेकिन किनारे के जो करिया है वो सब बच जाएगा और गड्ढे का जो है पानी में डूब गया। तो किसी जगह को छोड़ना नहीं है और ज़मीन का पूरा इस्तेमाल करना है और प्रोटेक्शन करना है। तो उसी अखबार को पढ़ने के बाद उसी दिन मेरा इरादा हुआ कि नहीं, ये काम करना चाहिए। तो अब यहाँ पर प्लांटेशन का इरादा है, जैसा कि एक बड़े एरिया में है और वहाँ पर मतलब इसको निशानदेही करके इसको खोद भी दिया गया है। तो अब एक प्लांटेशन का इरादा है। जब इंशाल्लाह जब प्लांटेशन होगा तो उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे और जब एक बाग नुमा इनका प्लान है बनाने का, जब इस टाइप का हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेरा नाम वसीम कौसर एडवोकेट हैं, मुजफ्फरपुर में प्रैक्टिस करते हैं। ये जिनका फॉर्म है वो ज़ियाउर रहमान मेरे चचेरे बहनोई हुए और इनकी सास का यानी मेरी चची का पैर टूटा हुआ था, कुल्हे की हड्डी, तो उसी को दिखने के लिए हम आए। तो हमको दिली ख्वाहिश हुई कि हम कम से कम इनका फार्म हाउस ज़रूर देखें। इसके पहले जितने लोग इनके और लोग आए, सब उन्होंने इनके फार्म हाउस की बहुत तारीफ़ की। और मेरे चचेरे भाई एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सरवर इमाम, पुपड़ी में रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि अरे बाबू, तो गज़ब का स्थिति है उनका फार्म हाउस। कुछ ही दिन में देख रहे हैं कि गज़ब का धान का खेती बताए हुए थे कि धान का खेती कद के ला रहा है, तो हम चलेंगे, हम भी जाएंगे। और ज़रूरत भी थी, चचे से मिलना भी था। तो मैं तो देखे कि उन्होंने जो कहा है उससे बढ़ चढ़ के दिखाया। उन्होंने तो कहा कि धान का खेती हुआ है और अच्छा हो सकता था, लेकिन धान जितना हुआ है जिस लहजा में हमने देखा कि काफ़ी अच्छा धान है और उसी का आजकल चावल वावल का भी खा रहे हैं, चूड़ा खा रहे हैं। ये सब देखने में अच्छा लग रहा है। और अभी जो फ़िलहाल गेहूं की खेती है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और जैसे कि बताया है कि दूसरे एरिया में भी इन्होंने अपने गांव के एरिया का भी दिखाया है कि ये देखिए हमारा खेती है, कसैया टोली है, बेलहिया है। वहाँ का खेती देखें कि एकदम इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। 10% नहीं, 90% इसमें खेती हो चुका है। 1 महीना के अंदर में हो सकता है ये गेहूँ तैयार भी हो जाए। ये सब बातों को देख तो आप देखते रहिए इस तरीके की यूनिक चीज़ें और बड़े-बड़े शख्सियतों से आपको रूबरू कराएंगे। तो आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरामैन फुरकान के साथ। धन्यवाद।